जय हिंद दोस्तों। मैं अजीत सिंह राठौर और सभी को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। आज यह क्लास पिछले क्लास का दूसरा भाग है, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 भारतीय कला एवं संस्कृति के अध्याय 3 में भारतीय हस्तशिल्प, जिसके अंतर्गत हम आज दूसरी क्लास में हैं। आज मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं, अक्सर खामोश होते हैं वो लोग, अक्सर खामोश होते हैं वो लोग, जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आज इसी मोटिवेट लाइन के साथ हम अपनी क्लास की जनवरी को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज जो हमने पिछले तीन भाग को देख लिए थे, यानी कपड़े के वस्तुएं, कपड़े के जो शिल्प होते हैं, कांच के शिल्प और हाथी दांत के शिल्प। अब हम आज पहुंचे हैं चांदी के शिल्प। किसमें पहुंचे हैं आज? चांदी के शिल्प। ठीक, चांदी के शिल्प में बोल रहा है कि तकनीकी फिलिग्री कला। क्या बोल रहा है ये? तकनीकी फिलिग्री कला। मैंने जो जिसमें सर्कल किया है, तो क्या बोल रहा है, जो चांदी हम बनाते हैं ना, जो चांदी बनाने की सबसे प्रसिद्ध कला है, उसमें जो सबसे प्रसिद्ध कला है वह है फिलिग्री कला। इसमें क्योंकि यह सबसे प्रसिद्ध कला क्यों है, कुछ तो खासियत होगी। तो इसकी खास बात यह है बच्चों कि क्या होता है, इसमें सबसे बारीक से बारीक नक्काशी की जाती है, उत्कृष्ट किस्म की नक्काशी की जाती है और बहुत ही सुंदर डिजाइनें इस डिजाइन मतलब इस तकनीकी फिलिग्री तकनीकी के अंतर्गत, कला के अंतर्गत डाला जाता है। यह जो चांदी के द्वारा जो बनाए गए वस्तुएं होती हैं, उनमें सबसे प्रसिद्ध ये तकनीक है, सबसे प्रसिद्ध ये कला है। कौन सी कला है? फिलिग्री कला। ठीक, और भारत में जो सबसे प्रसिद्ध चांदी के वस्तुओं के उत्पादन के क्षेत्र में है, तो वह है उड़ीसा। उड़ीसा क्यों उत्पादन के क्षेत्र में है? क्योंकि यहाँ दो ऐसे पायल के दो प्रकार पाए जाते हैं, ताकि मतलब नाम, जैसे कि पायजाम और पेनरी। ये पायल के नाम है जो उड़ीसा को पूरे भारत में विश्व प्रसिद्ध बनाता है। यानी कि यहाँ उत्कृष्ट किस्म की नक्काशी की जाती है, सर्वोत्तम क्वालिटी की चांदी की जो वस्तुएं होती है वह प्राप्त होती है, विभिन्न प्रकार की डिजाइनें बनाई जाती हैं। मतलब कि हम इसको इस प्रकार से समझते हैं कि अपन जैसे बाइक है, तो बाइक तो एक गाड़ी है, लेकिन उसके कितने क्वालिटी आते हैं। हीरो की अलग आती है, टीवीएस की अलग आती है, होंडा की अलग आती है, बजाज की अलग आती है। इस प्रकार उसके अलग अलग रूप हो गए। ठीक उसी प्रकार अपन पायल तो एक नाम है, पायल जो आप पहनते हैं, अब जिनके गर्लफ्रेंड होंगे वो गिफ्ट भी देते होंगे तो अलग बात है, लेकिन जो पायल है उसकी क्या बोलते हैं, जो पेंडी है, पेंडी एक नाम है जैसे मैंने समझाया, और एक नाम पायजाम है। ये दोनों ही पायल हैं, ये दोनों ही पायल है, लेकिन ये क्या है कि अलग अलग नाम है। क्या है? पायल के अलग अलग नाम है और दोनों ही पायल है। और दोनों कहाँ पाए जाते हैं? तो दोनों उड़ीसा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा में। कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा में। आप जब भी पढ़ते हैं तो एक चीज को जो इंपॉर्टेंट हो उसको ना 2-3 बार पढ़ा करो। उससे क्या होता है, माइंड को वो निर्देश मिलता है कि हाँ इसमें कुछ बात है, इसको माइंड स्टोर करके रखता है। ठीक, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप इसको जरूर नोटिस करना और एक बार ट्राई करना, आपको खुद ही रिजल्ट समझ में आएगा। ठीक, फिर बोलता है गुंजी। गुंजी भी वही, यानी कि कर्नाटक में ही जहां पैंडी और पैजाम बनाई जाती है, यानी कि जो पायल बनाई जाती है, वहीं एक अन्य प्रकार की भी चांदी के विभिन्न प्रकार के चीजें बनाई जाती हैं। कहीं कान के हो गए, तो कहीं नाक के हो गए, फुलिया बोलते हैं जिसको। पैर में कंधे सॉरी कमर में करधन पहनते हैं, कमर में करधन भी पहनते हैं। पैर के अंगूठी में बिछिया बोलते हैं, हाथ में अंगूठी बोलते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के अन्य वस्तुएं भी बनाई जाती हैं पायल के अलावा। तो इन वस्तुओं की जो विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं उसको क्या कहा जाता है? गुंजी। कहाँ? उड़ीसा में। और ये वही उत्पादन किया जाता है जहां पैजाम और पैंदी, यानी कि उड़ीसा में। तो फिर बोलता है कि भारत में सबसे पहला स्थान किसका है? उड़ीसा का। हमेशा याद रखना, चांदी उत्पादन में सबसे पहला स्थान किसका है? उड़ीसा का। फिर बोलता है कर्नाटक में बिजली का काम सबसे ऊपर है, यानी कि अगर उड़ीसा के बाद दूसरा नाम आता है तो किसका आता है? दूसरा नाम कर्नाटक का आता है, दूसरा नाम कर्नाटक का आता है, दूसरा नाम कर्नाटक का आता है। ऐसे ट्राई किया करो ताकि आपको जल्दी से याद होगा, माइंड स्टोर करके रखेगा। तो क्या होता है, कर्नाटक में एक गांव है,
क्या है, एक गांव। इसको स्टोरी के हिसाब से समझो तो आपको जल्दी समझ में आएगा, आप इसको पढ़ो मत। जैसे बोलते थे पहले जमाने में, एक राजा था, एक रानी थे, उसके इतने बच्चे थे, फिर वो ये किए, तो वो एक माइंड, दिमाग एक बनाते जाते हैं चित्र अपने दिमाग से। वैसे ही मैं बता रहा हूँ इसको कि बिदरी एक गांव का नाम है। कहाँ? कर्नाटक एक राज्य है, एक राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक के अंदर जैसे कोई हमारा गांव है, उसी प्रकार बिदरी भी एक गांव है। बिदरी के गांव में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वह बहुत ही सर्वोत्तम प्रकार की वस्तुएं बनाती हैं चांदी के द्वारा। उत्तम प्रकार के नक्काशी करते हैं, उत्कीर्ण करते हैं और जबरदस्त डिजाइनें डालते हैं, जिसके कारण बिदरी का नाम प्रसिद्ध है। तो वहां बिदरी गांव का नाम है, इसलिए वहां कर्मचारी की जो नक्काशी होती है उसको भी बिदरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, और इसे जीआई द्वारा मान्यता भी प्राप्त है। ठीक, ये लिखा है जीआई द्वारा मान्यता प्राप्त है। मैंने चित्र बनाए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये क्या है? पायल है। ये क्या है? पायल है। अब मैं, क्योंकि मेरा चित्रकला में ज्यादा तो परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन मैं अधिक से अधिक समझा सकूं, इसलिए मैं अपनी तरफ से कोशिश किया हूं बनाने के लिए। ये क्या है? पायल है। किसका है? चांदी से बनाए हुए पायल का एक चित्र है, जिसको मैंने अपने तरफ से बनाने की कोशिश की है। जो ये नीचे गोल गोल दिख रहा है ना, ये नीचे गोल 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 दिख रहा है, ये वलय है। यानी जो चांदी द्वारा साटी में जो ऐसे लगाया जाता है उसको बोलते हैं वलय, और ये जो नीचे गोल है वो बंधा रहता है। ठीक, मतलब चांदी से ही बनकर बनता है। तो याद रखना, और पायल को ही साटी कहा जाता है। हमारे देहात में क्या कहा जाता है? साटी। तो आप कंफ्यूज ना हो कई लोग कि पायल क्या है, साटी को ही पायल कहा जाता है अपने देहात की भाषा में, है ना। फिर देखेंगे कि मिट्टी के बर्तनों का काम क्या बोल रहा है। मिट्टी के बर्तनों का काम, तो मिट्टी से हम देखते हैं आज भी हर एक चीज का स्थान तो ले रहा है, लेकिन आज भी घड़े का उपयोग अधिक होता है गर्मी के दिनों में, है ना। हर कोई अपने घर में फ्रिज तो नहीं रख पाता है, लेकिन हर कोई घड़ा एक जरूर रखता है गर्मी के दिन में ठंडे पानी के लिए। तो यहाँ जो बना है, मैंने मिट्टी का घड़ा बनाया है, मिट्टी का घड़ा बनाया है। ये यहाँ पास डिजाइन है। ये जो चित्र दिख रहे हैं बीच बीच में घड़े के अंदर, ये डिजाइन है, और ये मैंने अपने तरफ से कोशिश की है कि मिट्टी का घड़ा बन जाए। अगर कहीं गलती हो देख लेना। तो ये मिट्टी का घड़ा है। ठीक, तो बोला जाता है कि जो मिट्टी के हस्तशिल्प है उसको क्या बोला जाता है? गीत बोला जाता है। यानी मिट्टी के जो बर्तन बनाने की कला है, जो तकनीक है, जो मृदभांड है, जो उसकी तकनीकी है, उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है बच्चों? हस्तशिल्प के गीत। इसको इसलिए हस्तशिल्प के गीत कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार हम काव्य की रचना को ढालते हैं, यानी कि हम अपने प्रकार से, हमारी जो सोच रहती है, हमारे जो अनुभव रहते हैं, हमारे जो क्या रहते हैं, मान्यताएं रहती हैं, अवधारणा रहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम काव्य की रचना कहते हैं, उसी प्रकार हम इतिहास को रचते हैं। मतलब इतिहास से मतलब साहित्य की, काव्य की, अपने अवधारणाओं के अनुसार। आपने देखा होगा कई कवि रहते हैं जिसकी जो प्रकृति से रिलेटेड है, तो प्रकृति के बारे में बहुत ज्यादा लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मिट्टी के जो मृदु भांड होते हैं, हम उसको अपने अनुसार बना सकते हैं। मतलब कि हम उसमें कोई भी चीजें बना सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी नीड के अनुसार बना सकते हैं। इसलिए क्या बोल रहा है कि हस्तशिल्प को क्या बोल रहा है? गीत बोल रहा है। और तो मैंने बताया कि हस्तशिल्प के गीत मिट्टी के बर्तन को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ठीक उसी प्रकार हम इसको भी अपनी आवश्यकता के अनुसार हर चीज बना सकते हैं। पहले क्या नहीं आता था मिट्टी के बर्तनों से, आप भी जानते होंगे। पहले चाय भी मिट्टी के कुप्पी से पीते थे, पानी भी मिट्टी के बर्तन से पीते थे, खाना भी मिट्टी के बर्तन से बनाते थे, पानी भी रखते थे, हर एक चीज मिट्टी के बर्तन से होता था। आज विभिन्न प्रकार के जो धातु आ गए हैं, जिनके वजह से मिट्टी का उपयोग कम होता जा रहा है, फिर भी आज गर्मी के दिनों में मिट्टी का उपयोग होता है। मतलब मिट्टी के बर्तनों का, मतलब कि घड़े का उपयोग होता है। दोस्तों, आप जिनके घर में फ्रिज नहीं होता, वह मिट्टी के बर्तनों का ही उपयोग करके ठंडी पानी पीते हैं गर्मी के दिनों में। फिर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ नवपाषाणिक, यानी कि मेहरगढ़ ये अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। यह कौन सी है? यह सबसे प्रारंभिक जो हमें मिट्टी के बर्तनों का वो मिलता है, क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है कि मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कहाँ हुआ, मतलब सबसे पहले कैसे हुआ। तो वह यहीं से पता चलता है कि पाकिस्तान, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में जो स्थित मेहरगढ़ है, वहाँ नवपाषाणिक स्थान है,
वहां की खुदाई के द्वारा पता चला है कि जो मिट्टी के मृदभांड हैं, जो मिट्टी के वस्तुओं का उपयोग है, वह बहुत पुराने जमाने से ही चलता चला आ रहा है। ठीक, फिर बोलता है मृदभांड 6000 से, यानी कि जो हमारे मृदभांड है, यानी मृदभांड आप किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन होगा आपके मन में, तो मैं इसका आंसर भी आपको बता दे रहा हूं। जो मृदभांड है ना दोस्तों, मृदभांड है, इसको मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं, चाहे वह कुछ भी हो, मिट्टी के जितने बर्तन बनते हैं उन सब के समूहों को मृदभांड कहा जाता है। ठीक, आप क्लियर कर लेना, मृदभांड कहा जाता है। और जो इन मृदभांडों की जो बनाने की जो प्रारंभिक अवधि है वह कहा गया है 6000 ईसा पूर्व है। कितना ईसा पूर्व है? 6000 ईसा पूर्व से भी अधिक समय, 6000 ईसा पूर्व से भी पहले जो मृदभांड मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है वह विकसित है। ठीक, प्रसिद्ध चित्रित धूसर मृदभांड, यानी कि जो प्राचीन समय में जब मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता था तो उस समय सबसे प्रचलित जो वस्तु थी, जो सबसे प्रचलित मृदभांड था वह क्या था? तो चित्रित धूसर मृदभांड। क्या था? चित्रित धूसर मृदभांड। यह वह चित्र है, यह वह मृदभांड है जो प्राचीन काल में सबसे ज्यादा प्रचलित था, चलन में था। अब प्रचलित चलन यानी कि जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है। आज के चलन में क्या है? मोबाइल सबसे चलन में, सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो उस समय मिट्टी के बर्तनों में सबसे ज्यादा प्रचलित था चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक, यानी कि जो मिट्टी के जो मृदभांड होते थे उसमें चित्र बना होता था और वह ऐसे धूसर कलर में रहता था। ठीक, बोलता है 1500 से 300 ईसा पूर्व लाल एवं काले मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि एक अवधि है, एक समय अवधि है। यानी कि जैसे आप एक अवधि लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से 14, 15, 16, 17, 18, ठीक 18 या 19 जो भी है 5 वर्ष, मतलब पहले अपने पंचवर्षीय कार्यकाल किए, है ना। इस प्रकार, तो इस प्रकार हम इसको समझते हैं कि जैसे उसने 5 साल यानी 14 से 18 सन के बीच में वह कार्य किया, ठीक उसी प्रकार 1500 से 300 जो ईसा पूर्व है उसके बीच में जितना समय था, उस समय में लाल और काले रंग की मिट्टी के जो मृदभांड ज्यादा उपयोग किए जाते थे। ज्यादातर लाल और काले रंग की मिट्टी के मृदभांड बनाए जाते थे। ठीक, और उसके बनाने के जो साक्ष्य हमें खुदाई के द्वारा, पुरातत्व के द्वारा मिले हैं। ठीक, तो मैंने बताया कि आप किस प्रकार अवधि को समझ सकते हैं और किस प्रकार इनके साक्ष्य मिले हैं। फिर है रोलेट मिट्टी के बर्तन 200 से 100। रोलेट एक मिट्टी का ही नाम है जो अलग किस्म का होता है। तो इस किस्म का क्या हुआ, 200 से 100 है ना, 200 से 100 ईसा पूर्व के बीच में रोलेट मिट्टी का क्या मिला है, बर्तन होने के सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं खुदाई के द्वारा। तो रोलेट मिट्टी के बर्तन 200 से 100 ईसा पूर्व के पहले मिले हैं, ईसा पूर्व में मिले हैं। तो आप इसको बार बार बोलने की कोशिश कीजिए, जैसे आप 2 बार 3 बार तो कम से कम बोले ऐसे। रोलेट मिट्टी के बर्तन 200 से 100 ईसा पूर्व के बीच में मिले, रोलेट मिट्टी के बर्तन 200 से 100 ईसा पूर्व के बीच में मिले। इससे क्या होगा, आपके माइंड में स्टोर होगा। ठीक, फिर बोल रहे हैं दक्षिण भाग में, ठीक जो ये रोलेट मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, दक्षिण भाग में, यानी भारत के दक्षिण भाग में 200 से 100 ईसा पूर्व के बीच काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन रोलेट मिट्टी के बर्तन मिले हैं, यानी मिलने के साक्ष्य मिले हैं खुदाई के द्वारा। फिर जब हमारे देश में इस्लामिक यानी जो मुस्लिम होते थे और इंडो यानी कि इंडो इस्लामिक जो परंपरा हमारे देश में आगमन हुआ, तो इस आगमन के साथ ही हमारे देश में क्या हुआ, चमकीले बर्तनों का निर्माण होने लगा। जब उनकी संस्कृति आई तो हमारे देश में चमकीले मिट्टी से बर्तनों का निर्माण होने लगा। इस प्रकार यहाँ लिखा है कि इस्लामिक आगमन से चमकीले मिट्टी से बर्तन मिलने के साक्ष्य मिलते हैं। यानी ये हमें कैसे पता चलता है कि इतने सारे कार्य हुए हैं, तो ये सब पुरातत्व जो विद होते हैं, जो खोजकर्ता होते हैं, वह खुदाई करते हैं। एक इसके विभाग होते हैं हर देश में जो उसका पता लगाते हैं। तो इन सभी के बारे में ये लोग जानकारी देते हैं, इतिहास को खोदते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी लाते हैं। तो मैंने यहाँ पायल की चित्र अपनी तरफ से बनाया था। यहाँ
जो मृत भांड के हर चित्र तो नहीं बना सकते, तो यहाँ मैंने घड़ा का बनाया है। आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, ये वाला, ये पायल का है। और फिर आते हैं हम कांस्य शिल्प में। ठीक, कांस्य शिल्प के इतिहास में हम अगर जाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि कांस्य शिल्प के इतिहास में सबसे ज्यादा तीर और भाले का उपयोग बताया गया है। यानी कि आप तो अब नॉर्मल सी बात है ना कि क्या होता था पहले जमाने में, राजा होते थे बड़े बड़े, अपने अपने राज्य के लिए लड़ाई करते थे। अब पहले जमाने में बंदूक तो था नहीं, तलवार था नहीं, जब अंग्रेज आए तब बंदूक आए है ना अपने देश में, पता होगा आपको। तो क्या करते थे, तलवार, तीर, हथियार, तोप, इस सब से पहले लड़ते थे हमारे देश के वासी। तो क्या होता था, सबसे ज्यादा मांग होती थी तीर और भाले की। आप देखेंगे पुरानी पिक्चर भी, तो उसमें जो सैनिक होता है एक तो भाला लेके ऐसे खड़ा रहता है, कहीं द्वार पे कहीं गेट पे, तो वही भाल है। तो उसका जो बनना है वो किससे बनता था, कांस्य शिल्प से बनता था। तो इसलिए उसका अधिक उपयोग होता था, अधिक मांग होता था। ठीक, तीर और भाले का। फिर बोलता है धातु का डलना। हम अगर इतिहास में देखें तो जो तीर और भाल तो बहुत पुराने समय से था, है ना। मैंने बताया तीर और भाल क्या था, बहुत पुराने समय से था। तो उसकी अगर उसको छोड़ने की बात करें, तो तीर और भाल के अलावा अगर हम अन्य धातु की बात करें, चाहे वह हम थाली हो, चाहे कटोरा हो, चाहे कोपरी हो, मतलब जो कांस्य धातु से बनते हैं, कांसा से, जिसको कांसा भी बोला जाता है, तो इसके जो ढालने की जो समय है वह 5000 वर्ष से भी अधिक पुरानी विकसित है। यानी 5000 वर्ष से भी पहले यह विकसित हो गए थी। कौन सी, कांस्य ढालने की विधि। ठीक, समझ में आ रहा है ना। मैं एक ठीक, कांस्य ढालना 5000 ईसा पूर्व से सॉरी वर्ष से भी पहले विकसित हो गया था। अब बोल रहे हैं मोहनजोदड़ो में, हाँ एक नंबर पॉइंट आया है। मैंने मैंने क्लास में बताया था पिछले, यानी कि सेकंड चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर में, कि मोहनजोदड़ो का हमने एक पूरा सिलेबस कवर किया था ना। उसमें आया था कांस्य मूर्ति, एक नर्तकी की थी जो कांस्य मूर्ति मतलब कांस्य धातु से बना था, जिसका एक पैर क्या था, कटा हुआ था। तो वही बोल रहा है कि हमने मोहनजोदड़ो में देखा कि नृत्यांगना की एक कटी हुई, मतलब एक पैर कटी हुई थी, उसकी हमने कांस्य मूर्ति पाई। तो उससे हमको क्या पता चला कि वह जो कांस्य धातु के जो हमें वस्तुएं मिले, या उन वस्तुएं जो बनाई जाती थी, वह 3500 से 3000 ईसा पूर्व विकसित थी। यानी कि 3500 और 3000 ईसा पूर्व से ही जो कांस्य यानी कांस्य की जो धातु की वस्तुएं थी, चाहे वह मूर्ति हो, चाहे वह खाने में यूज करने वाले सामान हो, या कहीं ले जाने वाले, मतलब हर चीज, चाहे वह पैर में पहनने, कान में, कुछ भी हो, जो कांस्य से बनाए जाते थे वह 3500 से 3000 ईसा पूर्व पहले विकसित हो गए थे। यह हमको मोहनजोदड़ो के खुदाई में मिले नर्तकी के कांस्य मूर्ति से पता चलता है मेरे दोस्तों। तो आगे हम पढ़ेंगे कि साहित्यिक साक्ष्य। अगर हम साहित्यिक साक्ष्य की बात करें, अब साहित्यिक किसको कहते हैं आप ये समझिए। साहित्यिक साक्ष्य हमें, या साहित्यिक जानकारी जो हमें साहित्य से प्राप्त होती है, साहित्य उसे कहते हैं जो बड़े बड़े विद्वानों द्वारा एक बुक रचना किया जाता है, जैसे कि जिसको ग्रंथ भी कह सकते हैं। जैसे अगर हम किसी बुक को देखें, जैसे डिस्कवरी इंडिया, भारत की खोज, या फिर कुछ अलग प्रकार के जिन पुस्तकों से हमको किसी नए चीज की जानकारी चलती है, या पिछले इतिहास की जानकारी पता चलती है, जिससे किसी परंपरा की जानकारी मिलती है, जिस बुक से उसे साहित्य कहा जाता है, साहित्य की पुस्तक की जाती है। तो हमें, अगर हम कांस्य जो शिल्प है इसके अगर हम जानकारी की बात करते हैं दोस्तों, तो जो कांस्य शिल्प है इसकी जानकारी हमें साहित्यिक बुक मात्स्य किससे मिलता है, मात्स्य पुराण से मिलता है। और इसके बाद दूसरा बुक है रस रत्नाकर। ये दो ऐसे पुस्तक हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, इन दोनों पुस्तकों से हमें साहित्यिक क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। ठीक, तो ये हुआ, कंप्लीट हो गया। आप कहीं भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना। और उत्तर प्रदेश
सबसे अधिक उत्पादन, मतलब कि जो कांस्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश है सबसे अग्रणी भाग है। यानी कि कांस्य की जो वस्तुएं बनती हैं, कांस्य के जो निम्न सामान बनाए जाते हैं, चाहे वह खाने मतलब थाली हो, बटका हो, करछुली हो, कुछ भी हो, गिलास हो, कटोरा हो, कुछ भी हो, वहां सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। कांस्य का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, याद रखना, कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तर प्रदेश में होता है। और दूसरा स्थान है तमिलनाडु, दूसरा स्थान है तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान कहाँ है, तमिलनाडु। तो याद रखना, कांस्य ऐसे याद करो, कांस्य का उत्पादन होता है, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु। इस बार में 2-3 बार आप जल्दी जल्दी रिवीजन किया करो जब पढ़ते हो, तो क्या होगा, इससे माइंड सेट माइंड में बढ़ता है, माइंड को एक निर्देश मिलता है कि वह आपके माइंड को पकड़ के रखे। ठीक, पल्लव और चोल और पांड्य नामक काल, यानी पल्लव, चोल, पांड्य और नायक, ये क्या है, वंशज हैं, ये राजाओं के वंशज है। इन वंशजों के काल में, यानी इन वंशज जब इन्होंने शासन किया, तो इनके द्वारा जो कांस्य की वस्तुएं बनाई गई, वे वस्तुएं, उन वस्तुओं के साक्ष्य हमें तमिलनाडु में मिले हैं, इन वस्तु से रिलेटेड। ठीक, और मैंने इधर दिखाया, ये मैंने भाला बनाने की कोशिश की है, अभाव में, जगह के अभाव में थोड़ा सा बनाए। ये 2 भाला बनाया है, एक ये तीर है, बाण में तीर जो लगा है ये तीर है, और एक कटोरा है जिसको गांव में मलिया बोलते हैं ना, अपने देहात में मलिया, यानी छोटा सा जो कटोरा रहता है उसको बोलते हैं मलिया। ठीक, तो ये कटोरा, ये मलिया है, ये कटोरा मैंने बनाया है। हो सकता है अच्छा ना लगे, पर ये तो अपन कंपटीशन के लिए है नहीं, ये क्या है, समझाने के लिए है, तो उसमें परेशानी नहीं होना चाहिए। फिर है अधातु शिल्प। ठीक, अच्छा, ये जो घड़े में मैंने ये डिजाइन ये बना है, ये क्या है, डिजाइन है ना, इसको नोट समझना, इसको डिजाइन है। ठीक, फिर है अन्य धातु शिल्प। अन्य धातु शिल्प यानी कि जिनको धातु नहीं कहा जाता, मतलब कि अन्य धातु में क्या कहा आता है, लोहा, पीतल, तांबा। लोहा, पीतल, तांबा अन्य धातु के अंतर्गत रखे गए हैं, और इनके उत्पादन में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनती हैं। आज जानते हैं, आज का समय लोहे का समय है, हर एक चीज लोहे के बिना बन ही नहीं रहे, हर एक चीज लोहे से बनती है। ठीक, तांबे से बनते हैं, और जो लोहे मतलब कि अधातु में काम होता है, वह राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध है, जिसका नाम है, बोलते हैं मरोरी काम। मरोरी यानी राजस्थान में जो अधातु का काम किया जाता है वह बहुत ही प्रसिद्ध है, और उस जो तकनीक है उस तकनीक को बोला जाता है मरोरी। मरोरी का काम क्या बोला जाता है, उस तकनीक को मरोरी का काम। याद रखना, क्या, मरोरी। एक बार आप ऐसे याद कर ले, दोबारा आपको याद ना करना पड़े, सिर्फ रिवीजन करना पड़े, मरोरी का काम किया करना पड़ता है। ठीक, इसमें क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन डिजाइनें निकाली जाती हैं, और इन डिजाइनों को भरने के लिए ना, मतलब इन डिजाइनों को उकेरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उसका धातु का उपयोग किया जाता है। और जो दरारें होती हैं उनको भरने के लिए लाख का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, लाख को। ठीक, इसमें बोल रहा है कि तारकस्सी और कोफ्तगिरी। तारकस्सी और कोफ्तगिरी एक तकनीकी का नाम है, मतलब तकनीक का नाम है। क्या, तारकसी और कोफ्तगिरी एक तकनीकी का नाम है, मतलब तकनीक का नाम है। इस तकनीक का उपयोग ना जो कहाँ किया जाता था, राजस्थान में। यानी कि मैंने यहाँ लिखा है, जो मरोरी का काम है राजस्थान में होता था, और उसके अलावा एक है तारकसी और एक है कोफ्तगिरी तकनीक। ये भी तकनीक है, मतलब अधातु को ढालने की, इसके विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने के, ये भी एक महत्वपूर्ण तकनीकें हैं जो राजस्थान में ही उपयोग किए जाते हैं। बच्चों, कंफ्यूज बस नहीं होना। बाकी अगर कहीं समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट करना, मैं क्लियर करूंगा। फिर बोलता है मुरादाबाद में नक्काशी। मुरादाबाद में अगर राजस्थान के अलावा क्वेश्चन आता है कि अन्य शिल्प धातु को और कहाँ बनाया जाता है, तो याद रखना मुरादाबाद। मुरादाबाद भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां अन्य धातु पर कार्य किए जाते हैं। इस पर बेहतरीन नक्काशी होती है, जबरदस्त डिजाइने डाले जाते हैं, विभिन्न प्रकार के। मैंने यहाँ दिखाया है, देखो, ये एक थाली है। ठीक, ये क्या है, एक थाली है। अब जो ये इधर ये दिख रहा है ना, जो इधर इधर लाइन बना है बीच बीच में, ये सेंटर है। इधर जो बीच बीच में लाइन है ये नक्काशी है, मतलब इसको उकेरा गया है। ठीक, और इसमें धातु उकेरने के लिए किसका उपयोग होता है, धातु का। तो ये चित्र है जो ना, तो ये चित्र में जो ये लाइन है जो ऐसे ऐसे गया है,
ये डिजाइन डाला गया है, तो इस डिजाइन को डालने के लिए धातु का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? धातु का प्रयोग हुआ है। और जब कहीं अगर कुछ हो जाता है, कट जाता है, या कहीं कुछ गड्ढा रहता है, उसको भरने के लिए लाख का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? लाख का, मैंने बताया, ठीक। इसमें किस शैली का? उत्कीर्णन शैली का उपयोग होता है। किस शैली का? उत्कीर्णन। उत्कीर्णन एक बनाने की शैली है जिसका उपयोग किया जाता है। तांबा लोहा मैंने पहले बताया था, इसके अंतर्गत तांबा लोहा पीतल धातु आते हैं। किसके अंतर्गत? अधातु शिल्प में, ठीक। दमिश्क गिरी, दमिश्की गिरी उत्कीर्ण तकनीकी का उपयोग, यानी कि बच्चों, मेरे भाइयों, जो दमिश्क गिरी है ना, यह भी एक शैली है, मतलब कि उत्कृष्ट, मतलब कि जो ढालने की, जो वस्तुएं बनाने की, यह एक शैली है। और उत्कीर्ण तकनीकी का उपयोग, जिसको अगर बनाने में, यानी कि दमिश्क गिरी के अलावा उत्कीर्ण तकनीकी का भी उपयोग किया जाता है इन वस्तुओं को ढालने के लिए, अधातु तकनीकी में, ठीक। किसमें? अधातु तकनीकी में। तो आज हम क्या समझे? इस प्रकार हमारा आज का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हुआ आज के क्लास का। तो मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं कि आज हमने पढ़ा है चांदी के शिल्प, यानी चांदी से रिलेटेड जो वस्तुएं बनते हैं, कहाँ कहाँ वस्तुएं बनते हैं, क्या क्या वस्तुएं बनते हैं, ठीक। जिसमें हमने पायल मुख्य रूप से पढ़ा है। और फिर है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन भी कौन कौन से बनते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं, किस किस सन में किस कौन कौन प्रकार की वस्तुएं हुई, कौन से राजा ने क्या बनवाया। और इसमें जो प्रमुख है वह है घड़ा। फिर है कांस्य शिल्प। कांस्य शिल्प में भी क्या क्या वस्तुएं सबसे उपयोगी हैं, कौन से सन में क्या उपयोग हुआ, मतलब किस प्रकार के क्या मिले, फिर किस राज्य में कौन सा स्थान है, इन सब चीजों को हमने पढ़ा है। इसमें हमने ये भी पढ़ा चित्र के माध्यम से कि क्या कटोरा किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से तीर और भाले का इस्तेमाल होता है। फिर बोला अन्य धातु शिल्प। अन्य धातु शिल्प में, अन्य धातु शिल्प मतलब होता है जो अलग अलग ना होके एक साथ, जैसे लोहा, तांबा और पीतल, ये तीनों धातुओं को अन्य धातु, मतलब कि धातु तो है लेकिन एक साथ इनको बोल दिया है अन्य धातु, ठीक। तो इनका उपयोग हुआ है। तो इसमें बताया है राजस्थान, मतलब जो जो कहाँ कहाँ क्या हुआ है मैंने सब पहले डिटेल में बता दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों आज का यह क्लास खत्म हुआ। अब मेरे को लग रहा है कि ये चैप्टर 2 का दूसरा भाग है, एक भाग और आएगा तो ये क्लास, मतलब चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 3 का ये दूसरा भाग है। अगर हम एक भाग और आएगा, एक पार्ट, और फिर हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो मैं एक मोटिवेट लाइन बोलूंगा जिसके जो मेरे को अच्छा लगता है बोलना एक एजुकेटर के नाते, कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आप लगातार कोशिश करें, लगातार मेहनत करें। एक बार याद रखना, एक बार कोशिश करने वाले की हार हो जाती है पर मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। और कोशिश एक बार नहीं, बार बार करें, 1000 बार करें, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए, जब तक मंजिल ना मिल जाए, जब तक आपके द्वारा तय किया गोल, आपके द्वारा तय किया लक्ष्य, आपके द्वारा तय किया एम आपको ना मिल जाए, तब तक स्ट्रगल करें, तब तक मेहनत करें, और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवाएं, और अपने देश का, अपने नाम का, अपने गांव, अपने समाज, अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो इसी आशा के साथ कि आप इस क्लास को कंप्लीट कर लेंगे, अगले क्लास आते आते तक में मैं विदा लेता हूं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।